दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 बड़ी ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। आखिरकार कैसे दोस्तों हमास के सामने पूरी तरीके से अमेरिका भी हुआ फेल, क्यों आखिरकार अमेरिका ने लगा दी इजराइल को फटकार, कैसे दोस्तों हुई ईवीएम में बड़ी चोरी, ईवीएम के मिल गए पुख्ता सबूत, आखिरकार अब क्या करेंगे कमलनाथ। और कैसे आपको बताते चले दोस्तों पार्लियामेंट में मनीष तिवारी ने अमित शाह को पढ़ा दिया 370 का ज्ञान, आखिरकार क्यों असदुद्दीन ओवैसी ने उठा दिए बीजेपी के ऊपर सवाल। तमाम मुद्दों पर बात होगी, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले अब फिलहाल हमास के एक तरीके से फेवर में आ गया है अमेरिका। आपको बताते चले अमेरिका ने इजराइल को फटकार लगाते हुए कहा है कि तत्काल में गाजा के लोगों को सुरक्षा दी जाए, गाजा के लोगों की जाने जा रही हैं। आपको बता दें जो बाइडेन ने फटकार लगाते हुए कहा कि फिलहाल इसका जिम्मेदार इजराइल है, इजराइल को गाजा के लोगों की जिम्मेदारी लेनी होगी। यही नहीं, गाजा से जो पलायन हो रहा है दोस्तों, गाजा में जो लोग परेशान हैं खास कर उसका जिम्मेदार इजराइल है। लेकिन अमेरिका जो अब ज्ञान बांट रहा है इसका जिम्मेदार भी खुद अमेरिका ही है। आपको बताते चले ईवीएम को लेकर मिल गए हैं पुख्ता सबूत, आखिरकार क्या करेंगे अब कमलनाथ। आपको बताते चले फिलहाल बताया जा रहा है अब ईवीएम को लेकर एक बड़ा फैसला किया जाएगा। पूरा विपक्ष ज़्यादातर उसमें मायावती, संजय रावत और दोस्तों तमाम बड़े नेता जो है वो चाहते हैं कि ईवीएम को बैन कर दिया जाए और लोकसभा का चुनाव बैलेट पेपर से कराया जाए। अगर ऐसा होता है तो विपक्ष को एक बड़ा फायदा होगा। आपको याद होगा अब तक जितने भी चुनाव हुए सब में बैलेट पेपर में विपक्ष हमेशा आगे रहता है, जैसे ही ईवीएम खुलती है विपक्ष अचानक से पिछड़ जाता है। ज़्यादातर राज्यों में ऐसा होता है। ये बात सच है कि हर राज्य में ईवीएम की बेईमानी नहीं हो सकती है, लेकिन जिन राज्यों में हो सकती है वहां पर की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़कते हुए नजर आए लालू प्रसाद यादव, बोले फिलहाल 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन जीतेगा, अमित शाह और मोदी एक भी सीट नहीं जीत पाएंगे। दरअसल लालू प्रसाद यादव ने ललकार दिया है मोदी सरकार को। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि नेहरू के ऊपर इल्जाम लगाना बंद करें अमित शाह, नेहरू की वजह से नहीं बल्कि अमित शाह की वजह से हो रहा है। उन्होंने कहा जम्मू और कश्मीर में हमले आज लगातार वो उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर में जो हमले हो रहा है वो किसकी वजह से, नेहरू का नाम न लेकर ये कहा जाता है कि नेहरू की वजह से पॉक बसा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि फिलहाल आप क्या कर रहा है गृह मंत्री अमित शाह जो वहां पर हमले हो रहा है। उन्होंने ये भी कह दिया कि लोकसभा में इंडिया गठबंधन जीत हासिल करेगा, बीजेपी की करारी शिकस्त होगी। आपको बता दें चले फिलहाल हमास और इजराइल की जंग में हो सकता है एक बड़ा फैसला, इजराइल को पड़ेगा भारी। दरअसल आपको बताते चले फिलहाल इजराइल की बोलती अब बंद हो चुकी है, क्योंकि हूती विद्रोहियों ने चेतावनी दी है कि अगर इजराइल का किसी भी विदेश ने यानी कि किसी भी देश ने विदेशियों ने साथ दिया तो उसको भी अब इजराइल की तरह खामियाजा भुगतना होगा। उन्होंने साफ कहा है कि हम इजराइल की शिपों को रोक रहे हैं और उनको उड़ा भी रहे हैं, लेकिन अगर किसी ने भी इजराइल के साथ बिजनेस किया, उसकी शिपों में बिजनेस किया, सामान भेजा तो वो खुद जिम्मेदार होगा। उसने कहा कि वो शिपों को उड़ा देगा और अगर सऊदी अरब और यूएई ऐसा करते हैं तो वो उनको भी निशाने पर ले लेगा। हूती विद्रोहियों के इस बयान के बाद भगदड़ मच गई, क्योंकि अब हूती ने कहीं ना कहीं सऊदी अरब और यूएई को भी अपने निशाने पर ले डाला है। आपको बताते चले दोस्तों पहली बार ऐसा हुआ गृह मंत्री अमित शाह सकपका गए। दरअसल आपको बताते चले लोकसभा के अंदर दोस्तों मनीष तिवारी ने ऐसा बयान दिया दोस्तों कि फिलहाल अमित शाह सोचते ही रह गए कि अब मैं क्या करूं। दरअसल दोस्तों इससे पहले आपने देखा होगा कि बीजेपी के लोग जो भी बोलते हैं असेंबली में लोग उसको सुनते हैं, बोलते भी हैं, लेकिन आपको बताते चले यहाँ पर तो मनीष तिवारी जी ने बिल्कुल बोलती ही बंद कर दी। उन्होंने 370 पर अमित शाह को ज्ञान देते हुए कहा कि आपके पास कोई हक नहीं था कि आप जो है यहाँ पर 370 को कन्वर्ट कर दे जम्मू कश्मीर में। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 350 में साफ साफ लिखा हुआ है कि आप किसी भी राज्य को मतलब किसी भी स्टेट को किसी भी जगह को आप इसमें असेंबली में कन्वर्ट नहीं कर सकते बिना असेंबली की इजाज़त लिए हुए। मतलब जितने भी दोस्तों सदस्य होते हैं ना असेंबली में उन सब की इजाज़त लेना पड़ती है, लेकिन बीजेपी ने बिना विपक्ष के 370 हटा दिया था बिना अनुमति के, जिसको लेकर मनीष तिवारी ने जमकर बीजेपी को घेरा और उन्होंने कहीं ना कहीं ये बता दिया कि आखिरकार उन्होंने क्या गलती की है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल इजराइल और हमास के युद्ध के बीच में अब जो है यहाँ पर सऊदी अरब तेल बंद करने के फैसले को लेकर कर रहे हैं विचार। आपको बताते चले ये फैसला काफ़ी दिनों से टलता जा रहा है, काफ़ी लंबे समय से ये लोग बातचीत कर रहे हैं कि हमें तेल अभी बंद कर देना चाहिए, खास करके जो है यहाँ पर इजराइल का और इजराइल के साथ साथ अमेरिका का भी। आपको बताता चलूँ अमेरिका और इजराइल
इन दोनों के ऊपर ही आरोप लगा कि इन दोनों ने मिलकर ही गाज़ा के मासूम लोगों को एक तरीके से परेशान कर रहा है और उनकी जानें भी जा रही हैं बमबारी से। यही कारण है जो अब कहीं ना कहीं अमेरिका भी चपेट में आ रहा है इजराइल की। हालांकि आपको बताते चलें, फिलहाल अमेरिका भी अब इजराइल के ख़िलाफ़ हो रहा है, लेकिन इसकी शुरुआत करने वाला खुद अमेरिका ही था। आपको बताते चले, फिलहाल संजय सिंह के वकील ने जमकर खदेड़ा ईडी को, ईडी की पोल खुली। दरअसल आपको बताते चले, संजय सिंह ने बीजेपी पर ऊपर हमला बोल दिया। संजय सिंह का कहना है कि जिस चार्जशीट में मुझे आरोपी बनाया गया है, जिस पर मुझ पर इल्ज़ाम लग रहा है कि मैंने जो है यहाँ पर पैसे खाए हैं या फिर मेरा इस घोटाले में नाम है, उन्होंने कहा कि फ़िलहाल ये संभव नहीं है। 15 महीने में उनके खिलाफ कोई भी एफआईआर या आरोप नहीं था। 15 महीने के अंदर सिर्फ मनीष सिसोदिया को आरोपी बनाया गया था। ये भी कहा गया कि फ़िलहाल सिसोदिया, जिनको आरोप पत्र में पेश किया गया है, ये जिक्र करते हुए संजय सिंह ने कहा कि फ़िलहाल एक कंपनी का नाम लेकर उनके ऊपर 2 करोड़ रुपए 26 नवंबर को खाने का आरोप लगाया गया और फिर 26 नवंबर को दाखिल किए गए दस्तावेजों की कॉपी को संजय सिंह के घर से बरामद किया गया, जबकि दोस्तों वो अधिकार नहीं था, फिर भी उसको कॉन्फिडेंशियल दस्तावेज बताकर उनके पर्सनल दस्तावेजों को घर से हासिल कर लिया गया। जिसके बाद संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि ये मोदी सरकार के खिलाफ बोलने का नतीजा है, जो मेरे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल राहुल गांधी से बीजेपी डरी, 2024 का मुकाबला नहीं होगा आसान। दरअसल दोस्तों, इस वक्त तो हम कह सकते हैं कि फ़िलहाल एक राज्य में कांग्रेस की बीजेपी की बड़ी जीत हुई, वो था मध्य प्रदेश। बाकी उसके अलावा तो 2% है, यानी कि अगर देखा जाए तो 2% तो बहुत कम होता है दोस्तों। और आप भी समझते हैं 2% का मतलब क्या होता है। कांग्रेस ज़रा में 2% वोट हासिल कर सकती थी। अगर आपको बताते चले, कांग्रेस के कुछ विरोधियों ने गेम बिगाड़ा और एक गलती ये भी हुई कांग्रेस से कि उसने राजस्थान और छत्तीसगढ़ की जो स्ट्रेटजी है वो बिल्कुल तेलंगाना की तरह बनाना थी, लेकिन वहाँ की जिम्मेदारी मनु गोलू ने नहीं ली। मनु गोलू ने सिर्फ तेलंगाना को एक तरीके से ऑब्जर्व किया और उसी के ऊपर उन्होंने फोकस किया, इसलिए कांग्रेस तेलंगाना जीत गई। अब इसी को लेकर बवाल मचा हुआ है। आपको बताते चले, फिलहाल दोस्तों एक बार फिर से जो है यहाँ पर हमास और इजराइल की जंग के बीच में दोस्तों हो सकती है डील। दरअसल आपको बताते चले, हमास के पास है कई और सदस्य। दरअसल आपको बताते चले, हमास के पास 141 सदस्य हैं, जिसमें उसने ये भी बताया है कि फ़िलहाल इजराइल के कई जो सैनिक हैं वो भी उसकी गिरफ्त में हैं। हमास ने चेताते हुए कहा है कि फ़िलहाल उसके पास जितने भी सदस्य हैं उसमें ज़्यादातर इजराइल के सैनिक हैं। उन्होंने कहा कि हमने सबको बांध कर, मतलब सबको अंडर लेकर रखा हुआ, किसी को मारा नहीं अब तक। यही कारण है दोस्तों जो पहली बार हमास ने खुलासा किया कि उसके पास इजराइल के कई बंधक बने हुए हैं। अगर इजराइल ने मासूम फ़लस्तीनियों को मारना बंद नहीं किया तो हमास इस पर एक बड़ा एक्शन ले सकता है। आपको बताते चले, 24 के चुनाव से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे आ गए मूड में। तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं को देंगे निर्देश, मध्य प्रदेश से लेकर तो राजस्थान तक होगा बदलाव। दरअसल दोस्तों अगर हम बात करें आने वाले लोकसभा चुनाव की, तो इसमें कांग्रेस जो है यहाँ पर वो बाजी मारती हुई नजर आएगी, क्योंकि इस बार कांग्रेस के पास पूरे भारी बहुमत वाले लोग हैं जिनके पास मजबूत सरकारें चल रही हैं। अगर देखा जाए दोस्तों, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, ये बड़े बड़े नेता हैं जिनको अच्छे खासे वोट मिलते हैं। तेजस्वी यादव बिहार में नंबर 1 रहे, उनकी पार्टी दूसरे नंबर पर आई थी। यही नहीं, तमाम जगहों पर जो है यहाँ पर एक तो प्रधानमंत्री को 10 साल हो चुके हैं। अब लोगों में गुस्सा आ चुका है, खास कर प्रधानमंत्री देख रहे हैं ये सपना कि वो हैट्रिक मार देंगे, लेकिन अब जनता ये सपना देख रही है कि हम अब 24 में बीजेपी को हटा देंगे। सीधी सी बात यह है कि अगर मध्य प्रदेश की भी बड़ी जीत को देखा जाए तो उसमें भी दोस्तों हाथ मामा शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर लोगों ने वोट दिया, ना कि मोदी सरकार के चेहरे पर। सिंपल सी बात यह है कि आपने खुद देख लिया कि शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश में जनता पसंद करती है, लेकिन प्रधानमंत्री इसका भी बखान अपने ऊपर लेने की फिराक में जगह जगह ये कहा जा रहा कि अरे मोदी जी की वजह से हम जीते, जबकि जब डेटा निकल कर सामने आया तो लोगों ने माना कि हाँ, शिवराज सिंह चौहान का ही जादू अभी भी भोपाल मध्य प्रदेश में बरकरार है। आपको बताते चले दोस्तों, रेवंत रेड्डी ने ले ली शपथ में शामिल हुए राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी। दरअसल आपको बताते चले, कल रेवंत रेड्डी की शपथ ग्रहण हो गया, उन्होंने ताजपोशी हो गई, उन्होंने सीएम की कुर्सी संभाल ली है। आपको बताते चले, तेलंगाना में आज से नए फैसले लिए जाएंगे, नए कानून होंगे और काफ़ी कुछ बदल चुका होगा। सीधी सी बात यह है कि केसीआर की छुट्टी हो गई है और कांग्रेस ने तेलंगाना को जीत लिया है। ये दूसरा बड़ा राज्य है दोस्तों जो कांग्रेस के पाले में आ गया है। पहला कर्नाटक था, दूसरा जो है यहाँ पर
ये राज्य है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों, अब कांग्रेस साउथ में सबसे मजबूत हो गई है, क्योंकि उसकी अगली नज़र दोस्तों आंध्र प्रदेश पर होगी। यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस ने पूरे साउथ पर कब्जा कर लिया है और बीजेपी वहाँ से छूमंतर हो गई है, क्योंकि बीजेपी की अब कहीं पर भी सरकार नहीं बची है साउथ में। यही कारण है जो अब वहाँ से कांग्रेस गेम खेलेगी। जब एक बार इंदिरा गांधी को वोटों की ज़रूरत पड़ी थी तो वो वहीं से चुनकर आई थी, और ये कहना गलत नहीं होगा कि बूस्टर डोज वाला काम हो सकता है कांग्रेस के साथ। एक बार फिर से आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल हमास इजराइल की जंग के बीच में जो है यहाँ पर हूती विद्रोहियों को लगा बड़ा झटका। अमेरिका किसी भी हाल में नहीं आने दे रहा। दरअसल आपको बता दें चले, बीते दिन जो बाइडन ने यह ऐलान किया था कि वो किसी भी तरीके से इन लोगों को वहाँ पर नहीं आने देंगे। मतलब ये लोग जो आने की कोशिश कर रहे हैं, खास करके दोस्तों, इनको रोका जाएगा। आपको बताते चले अब फिर से मुश्किलें इनकी बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। बताया जा रहा है कि फ़िलहाल किसी भी हाल में इन लोगों को आने से रोका जा रहा है। आपको बताते चले ये लोग अमेरिका जाकर हुदम मचा रहे हैं जो है यहाँ पर यहूदी। इसी को लेकर अमेरिका ने रोक लगा दी, किसी भी हाल में यहूदियों को अमेरिका नहीं आने देंगे, ना उनका वीज़ा लगने देंगे। इससे अब मुश्किलें यहूदियों की बढ़ गई हैं। आपको बताते चले दोस्तों, प्रमोद तिवारी ने संसद के ऊपर उठाया हेट स्पीच वाला मामला। प्रमोद तिवारी बोले इस मामले पर जल्द लगनी चाहिए रोक। दरअसल दोस्तों अगर देखा जाए तो हेट स्पीच एक बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि हमने देखा है बीजेपी के 99% नेता ऐसे हैं जो हिंदू मुसलमान की बातें करते हैं, जबकि दोस्तों इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई वजूद नहीं है। ना हिंदू मुसलमान इस दुनिया में होता है और ना होना चाहिए। लेकिन बीजेपी की फैलाई हुई नफरत से दोस्तों कई लोग इस राह पर चल पड़ते हैं। कई लोग गांधी को गाली बकते हैं, कहते हैं वो लड़कियां लेकर घूमते थे। कुछ लोग मुसलमानों को गाली बकने लगते हैं, और ये सब कुछ होता है हेट स्पीचों की वजह से। और दोस्तों अब इस हेट स्पीच पर रोक लगाने की मांग की है प्रमोद तिवारी ने। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल ये दोनों ही समाज, सभी समाज के लिए गलत है। कोई भी किसी समाज के लिए अगर कुछ बोलता है तो उस चीज़ पर रोक लगना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हर इंसान के लिए उसका धर्म सही होता है। आपके हिसाब से आपका धर्म सही है, मेरे हिसाब से मेरा धर्म सही है, उसके हिसाब से उसका धर्म सही है। तो किसी के भी धर्म पर यूँ टिप्पणियाँ करना या फिर किसी के समाज को गाली दे देना ये बहुत गलत है। और ये मैं सबके लिए कह रहा हूँ दोस्तों, ना सिर्फ मुस्लिम समाज बल्कि हमारे हिंदू भाई, हमारे मुस्लिम भाई, हमारे सिख भाई, ईसाई भाई, किसी के भी धर्म के बारे में कुछ कहना नॉनसेंस है, बकवास है, क्योंकि इस चीज़ पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। इसकी बात कहीं ना कहीं प्रमोद तिवारी ने की है कि इस पर रोक लगना चाहिए, जो कोई भी कुछ भी बोल देता है आकर। आपको बताते चलें फिलहाल एक बार फिर से दोस्तों बढ़ सकती हैं अखिलेश यादव की मुश्किलें। मुस्लिम समाज ने खोल दिया अखिलेश के खिलाफ मोर्चा। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले अब कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा जिम्मेदार अखिलेश यादव को माना जा रहा है। मैं बता दूं क्या हुआ है। इंडियन मुस्लिम जमात ने उठाए हैं सवाल। उन्होंने कहा कि अखिलेश के ऊपर मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी ने बोला, अखिलेश पर हमला बोलते हुए कहा कि अखिलेश यादव ने कांग्रेस को हराया है। मुस्लिम बहुल्य इलाके में सपा प्रत्याशी उतारकर कांग्रेस के सारे समीकरण बिगाड़ दिए अखिलेश ने। उन्होंने कहा कि फिलहाल जितने वोट सपा प्रत्याशी को मिले हैं उतने वोट, उतनी ही बहुमत, कम से कम अगर कांग्रेस को इन वोटों की ज़रूरत थी ये कांग्रेस के पास होते, तो उन्होंने कहा कि अंतर कांग्रेस का हारे प्रत्याशियों का अंतर काफ़ी ज़्यादा कम है। इसीलिए मुसलमान जहां पर ये हुआ, मतलब उन्होंने कहा कि बैठाई गई, जहां पर पूरी रणनीति बैठाई गई थी वहां सपा ने अपने प्रत्याशियों को खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी जीत जाते अगर लेकिन जीतते जीतते हार गए, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि समाजवादी पार्टी इसकी जिम्मेदार है। अखिलेश यादव के बारे में एक और विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन को अखिलेश यादव को भरोसा नहीं करना चाहिए, वो भरोसे करने लायक लीडर नहीं है। उन्होंने कहा कि फिलहाल आग बंद कर अखिलेश पर भरोसा मत करो, क्योंकि अखिलेश यादव ने कांग्रेस को चोर उचक्का पता नहीं इस दौरान क्या क्या कहा है। सिंपल सी बात यह है कि अब अखिलेश यादव के खिलाफ भी मोर्चा खुल चुका है। एक बार फिर से आपको बताते चले दोस्तों, महाराष्ट्र में शिंदे सरकार के खिलाफ हुआ जोरदार हंगामा। महाराष्ट्र में खोखा सरकार के जमकर लगे नारे। दरअसल बहुत जल्दी महाराष्ट्र में भी चुनाव होगा, और आपको बताते चले उससे पहले महाराष्ट्र में शिंदे सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है विपक्ष ने जोरदार तरीके से गले में संतरे की माला डालकर खोखा सरकार के जमकर लगाए नारे। और आपको बताते चले विधानमंडल की सीढ़ियों पर बैठकर पूरी तरीके से घेर लिया गया है। एक बार फिर से आपको बताते चले दोस्तों, हमास के समर्थन में उतरा तुर्की ने बोला इजराइल के ऊपर बड़ा हमला। तुर्की ने साफ कहा है कि फिलहाल फिलिस्तीनियों की रक्षा कर रहा है हमास। उन्होंने कहा कि हमास एक फाइटर है और हमास को कुछ लोग आतंकवादी संगठन बुलाते हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल हमास आतंकवादी संगठन नहीं, बल्कि आतंकवादी संगठन तो तुम लोग हो जो
कसाईयों की तरह गाज़ा के लोगों को मार रहा हूँ। यही नहीं दोस्तों, गाज़ा में जो बेचारे मुस्लिम भाई हैं उनको मारा जा रहा है एक एक कर कर, और इसी को लेकर जमकर भड़ास भी निकाली गई है। ये साफ कहा गया है कि फ़िलहाल तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने साफ कहा है कि फ़िलहाल नेतन्याहू गाज़ा का एक कसाई है जो अपनी सारी हदें पार कर रहा है। आपको बता दें वो कहीं ना कहीं अपनी आत्मरक्षा के नाम पर, मतलब ये बहाना लिया जाता है कि हम तो अपनी आत्मरक्षा कर रहे हैं, आत्मरक्षा के नाम पर उन्होंने कहा कि बार बार वहाँ के मासूम लोगों को मारा जाता है और ये सही नहीं है। इसको लेकर कहीं ना कहीं उन्होंने भड़ास निकाली है। इससे एक बात तो साबित हो जाती है कि दोस्तों अब मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ चुकी हैं और इस पर सीधा जवाब आ चुका है। एक बार फिर से दोस्तों आपको बताते चले, फिलहाल बढ़ जाएंगी बीजेपी की मुश्किलें। इस बार कांग्रेस ने बदल दिए समीकरण, इंडिया गठबंधन में होगा कुछ अलग फैसला। दरअसल आपको बताते चले, इस बार इंडिया गठबंधन कोई कसर नहीं छोड़ेगा, वो बीजेपी को किसी भी हाल में सत्ता से बाहर कर रहेगा। इंडिया गठबंधन ने अब पूरा प्लान बनाकर तैयार कर लिया। बताया जा रहा है कि कई जगहों पर बदलाव भी करेगी कांग्रेस, क्योंकि इस गठबंधन के नेतृत्व सबसे बड़ा कांग्रेस का ही है, कांग्रेस ही इसकी सूत्रधार है। और सबसे बड़ी बात यह कि कांग्रेस ही बीजेपी को हराने में सक्षम है। इस देश में सिर्फ एक ऐसी पार्टी एक ही है दोस्तों, कांग्रेस, जो कहीं ना कहीं बीजेपी को हराने का दम रखती है, और वो कांग्रेस ही है। अगर कुछ लोगों ने गलती ना की होती दोस्तों तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ कांग्रेस कभी नहीं हारती। मैं मानता हूँ वो मध्य प्रदेश भले ही हार जाती, लेकिन दोस्तों राजस्थान और छत्तीसगढ़ तो कभी हाथ से जाता ही नहीं, क्योंकि वोट प्रतिशत के हिसाब से तो सिर्फ 2% ही बीजेपी को ज़्यादा वोट मिले, और वो भी कांग्रेस के वोट नहीं कटे। अब की बार ज़्यादा वोट डले हैं, और ये वोट दोस्तों 2% लोग कौन है, किन्होंने डाले, ये आप अच्छे समझ सकते हैं। जो लोग भी अंधभक्ति को पसंद करते हैं, जो लोग भी मोदी शाह के हिंदुत्व को पसंद करते हैं, वो वोट डाल देते हैं। उनके हिसाब से दोस्तों जो मोदी और शाह का बताया हुआ हिंदुत्व है वही सही है। आपको बताता चलूँ दोस्तों, फिलहाल इस बार जो है यहाँ पर हमास की जंग में कई और ग्रुप भी होंगे शामिल। हमास को, ख़ास करके फ़िलिस्तीनियों को इंसाफ दिलाने के लिए हमास के साथ लड़ सकते हैं जंग। दरअसल आपको बताते चलें, फ़िलहाल इस वक्त काफ़ी मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं, क्योंकि हमास के ख़िलाफ़ कई देशों ने इजराइल के ख़िलाफ़ मोर्चा खोल रखा है। ऐसे में बताया जा रहा है काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है इजराइल को, क्योंकि इसमें एक चीज़ निकल कर ये सामने आई है कि इजराइल के पास दोस्तों हथियार भी कम पड़ते चले जाना, और ऐसे में हमास को कहीं ना कहीं अपने हथियार सप्लाई करता हुआ नज़र आ रहे हैं तमाम मुस्लिम देश। यानी कि एक तरीके देखा जाए तो आने वाले समय में हमास काफ़ी मजबूत हो जाएगा। आपको बताता चलूँ दोस्तों, फिलहाल जो यहाँ पर अखिलेश यादव ने खोल दिया बीजेपी के खिलाफ मोर्चा। अखिलेश बोले हमारी सरकार आएगी, इंडिया गठबंधन मजबूत। दरअसल आपको बताते चले, अब अखिलेश यादव ने यह आरोप लगाया कि फिलहाल इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है। ये कुछ लोग हैं जो कि कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में फूट पड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। खुद जो लोग चाहते थे कि हम विधानसभा का अलग लड़ें, इसीलिए हमने विधानसभा का चुनाव अलग लड़ा। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल हमने कांग्रेस से बात करी थी, लेकिन कांग्रेस ने उस वक्त गठबंधन नहीं किया। आपको बता दें सीटों को लेकर बात नहीं बन पाई थी, और यही कारण था जो अब इनमें लड़ाई हो गई। आपको बताता चलो दोस्तों, राघव चड्ढा ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा। बोले साहब कहते थे कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, आज बेरोजगारी चरम पर पहुँच गई। यही नहीं, राघव चड्ढा ने कहा कि फ़िलहाल लोगों के घर छीने जा रहे हैं, उनसे उनके घर छीन कर जो है बीजेपी बहुत महान काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अब तो सांसद भी सुरक्षित नहीं है, मुझे ही ले लीजिए, उन्होंने मेरा तक घर छीन लिया। दरअसल आपको बता दें राघव चड्ढा का भी घर छीन लिया बीजेपी ने, जिसको लेकर राघव चड्ढा ने जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि अब तो किसी भी चीज़ का भरोसा नहीं है, बीजेपी कुछ भी कर सकती है। उन्होंने बताया कि कैसे बीजेपी ने उनके घर को एक तरीके से हासिल कर लिया, और इसी को लेकर राघव चड्ढा ने जमकर भड़ास निकाली। राघव चड्ढा ने कहा कि फिलहाल बीजेपी उनके हिसाब से काम करती है और लोगों को डराती और धमकाती है। आपको बताते चले दोस्तों, इजराइल और फ़लस्तीन की लड़ाई में मारे जा रहे हैं मासूम फ़लस्तीनी, आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन? दरअसल आपको बताते चले, इजराइल की दोस्तों हमलों की वजह से कई मासूम फ़लस्तीनियों की जान जा रही है, और सबसे ज़्यादा जानें गाज़ा के अंदर जा रही हैं। आपको बताते चले, अब फ़लस्तीन और इजराइल की इस जंग में एक बड़े पैमाने पर वो बोला जा रहा था, लेकिन मुझे एक चीज़ तो समझ में आ गई, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री से लेकर तो बीजेपी के नेता तक हर कोई इस मैटर में घिरे हुए हैं, और ये मुद्दे कहीं ना कहीं बढ़ भी चुके हैं। यानी कि हमास और इजराइल की जंग में दोस्तों अब एक नए तौर पर एंट्री हो रही है, क्योंकि आपको बताते चले प्रधानमंत्री ने ये साफ कहा था कि वो फ़लस्तीन के साथ है, गाज़ा के लोगों के साथ है, लेकिन दोस्तों खुलकर फिर इजराइल का विरोध क्यों नहीं हो रहा, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इजराइल का विरोध करना बहुत ज़रूरी है, वो मासूम लोगों की जानें ले रहा है। फ़िलहाल दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया इसको लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आएँ सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें और आप हमसे